हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में हो रही हिंसक संघर्ष के बारे में जानेंगे। दिन था 12 मई 2021, जिस दिन इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच एक बार फिर संघर्ष शुरू हो गया। ये वो वक्त है जब हर साल दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि रमज़ान के महीने में फ़िलिस्तीन के लोग अपनी आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं, जबकि इसी दौर में इज़राइल अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा होता है। पिछले कुछ दिनों से इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच संघर्ष हो रहा है, जो पुराने सभी जख्मों को कुरेदने का काम कर रहा है। मौजूदा वक्त में इज़राइल और फ़िलिस्तीन क्यों आमने सामने हैं, साथ ही इन दोनों की ये जंग कितनी पुरानी है, इस पर एक बार विस्तार से नज़र डालते हैं। इस बार क्यों भिड़े इज़राइल और फ़िलिस्तीन? तो फ़िलिस्तीन के प्रदर्शनकारी और इज़राइली पुलिस के बीच में पिछले कई दिनों से हर रोज़ संघर्ष हो रहा है। यरूशलेम शहर के पुराने इलाके में ये संघर्ष हो रहा है, जहां यहूदी, मुस्लिम और ईसाइयों के पवित्र स्थल हैं। इस बार का ताज़ा संघर्ष रमज़ान की शुरुआत में हुआ, जब फ़िलिस्तीन के लोगों की ओर से प्रदर्शन शुरू किया गया और दुनिया में फिर अपनी मौजूदगी की मांग की जाने लगी। इसी प्रदर्शन को दबाने के लिए इज़राइल की पुलिस ने एक्शन शुरू किया। इज़राइल का कहना है कि फ़िलिस्तीन की ओर से आतंकवादी संगठन हमास ने यरूशलेम और इज़राइल के शहरी इलाकों में रॉकेट दागे हैं, जिसके जवाब में इज़राइल ने कार्रवाई की है। लेकिन अब तक के संघर्ष में 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई, जिसमें भारत देश के केरल राज्य की रहने वाली एक महिला जो इज़राइल में नर्स थी, सौम्या संतोष, उसकी भी मौत हो गई और हज़ारों वर्षों से चली आ रही है। हालांकि अगर दोनों देशों के इतिहास को खंगालें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये साफ होता है कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ज़मीन और अपनी पहचान की है, जिसे एक बार नहीं कई बार धार्मिक रूप से देखा जाता रहा है। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच की जंग कई हिस्सों में सामने आती है, जो 19वीं सदी की शुरुआत में और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद भड़कती है। दोनों ही ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पूरी कहानी समझने के लिए हर एक दावे को देखने की ज़रूरत है। मशहूर इतिहासकार बेनी मॉरिस ने अपनी किताब द बर्थ ऑफ द फिलिस्तीनियन रिफ्यूजी प्रॉब्लम रिविजिटेड में इस लड़ाई के बारे में लिखा है। पहले विश्व युद्ध, जिसने ओटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, उसने मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर को बदल दिया, क्योंकि युद्ध के बाद लोगों में यहाँ पर राष्ट्रवाद की एक भावना पनपने लगी थी। तब यहाँ के लोगों ने भी दुनिया के अन्य देशों की तरह ही अपने अलग देश की मांग शुरू कर दी। इस किताब में बताया गया है कि पहले विश्व युद्ध के बाद ये पूरा इलाका ब्रिटेन के हिस्से में आ गया, लेकिन जब यहूदियों ने अपने स्वतंत्र देश की मांग करना शुरू कर दिया, तब एक ज़ोरों की मांग ये भी उठी कि यरूशलेम में यहूदियों के लिए एक जगह का निर्माण किया जाए, जिसे यहूदी सिर्फ अपना ही घर कहें। इज़राइल और फ़िलिस्तीन की मांगों से जुड़ा एक हिस्सा 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुए संघर्ष को गिनाता है। यूँ तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन मौजूदा वक्त में 2 अलग अलग देश माने जाते हैं, लेकिन ये दोनों देश एक ही दूसरे का वजूद नहीं मानते हैं। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाकर दोनों ही देशों को अलग किया, जिसके बाद इज़राइल पहली बार दुनिया के वजूद में आया। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव 181 पारित किया, जिसका मूल रूप बंटवारे को लेकर था। इस प्रस्ताव के तहत ब्रिटिश राज वाले इस इलाके को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक इलाका अरब का और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया। 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की नज़र में पहली बार इज़राइल देश का जन्म हुआ और इस दिन इज़राइल अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और जश्न मनाता है। इसी दिन इतिहास की पहली अरब इज़राइली लड़ाई भी शुरू हुई थी। ये लड़ाई करीब 1 साल तक चली और 1949 में ख़त्म हुई, जिसमें इज़राइल की जीत हुई थी। अंत में इतना ही हुआ कि करीब 7.5 लाख फ़िलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा और अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बंट गया, जिसे इज़राइल, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी का नाम दिया गया। इज़राइल और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच हुई कई जंगों में ये पहली जंग थी जिसे इज़राइल ने ही जीता था, और जब हुई फेमस 6 दिनों की जंग। साल 1948 में इज़राइल के गठन के बाद से ही दोनों देशों में कटुता और भी बढ़ गई थी। दोनों ही देश दुनिया में अपने वजूद को स्थापित करने में लगे रहे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा।
लेकिन इस जंग के करीब 1.5 दशक के बाद एक ऐसा मौका आया जब इजराइल और पड़ोसी देशों में भयंकर युद्ध हुआ। ये जंग 6 दिनों तक चली थी, लेकिन अंत में इजराइल की ही जीत हुई थी। दरअसल 1948 की जंग में अरब देशों ने इजराइल से ज़मीन का कुछ टुकड़ा छीन लिया था। ऐसे में इजराइल लंबे वक्त से इस ताक में था कि उसे इन देशों से बदला लेना है, जिसका मौका उसे 1966-67 की जंग में मिला। इस जंग में इजराइल का मुख्य मुकाबला तो सीरिया से था, लेकिन सीरिया के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान भी शामिल थे। ये जंग 6 दिन चली और इजराइल ने 5 देशों को मात दी। इसी जंग के अंत में इजराइल ने एक बार फिर गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा वापस ले लिया, जिसे फ़िलिस्तीनी अपना हिस्सा बताता आए हैं। लेकिन इजराइल ने इस हिस्से पर अपना कब्जा किया और यहूदियों को इस जगह बसाना शुरू कर दिया, जबकि बॉर्डर किनारे बसे फ़िलिस्तीनियों पर अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नज़र रखना शुरू कर दिया गया। इस पूरे वक्त में भी करीब 5 लाख फ़िलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा था। अब सवाल उठता है कि दोनों ओर से कौन लड़ रहा है जंग? आखिर कौन है जो दोनों ओर से जंग लड़ रहा है? तो इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच की जंग दोनों ओर से ही आक्रामक अंदाज में लड़ी जाती है, मगर अगर एक तरफ से एक मिसाइल दागी जाती है तो दूसरी ओर से उससे कई गुना अधिक ही मिसाइलें दाग कर जवाब दिया जाता है। लेकिन अगर संगठन के तौर पर जंग की बात करें तो इजराइल की ओर से हर बार की तरह ही मोसाद ने मोर्चा संभाला हुआ है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो दुनिया की सबसे खौफनाक एजेंसी के तौर पर मानी जाती है। मोसाद अगर किसी दुश्मन को चुन ले तो खात्मा ही कर देती है। इसके अलावा इजराइल की अन्य सुरक्षा एजेंसियां फ़िलिस्तीन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दूसरी ओर अगर फ़िलिस्तीन की बात करें तो इस ओर से ये लड़ाई राजनीतिक तौर के अलावा उस हर मोर्चे से लड़ी जाती है जिससे इजराइल को मात दी जा सके। इन्हीं में एक हमास संगठन है जिसे इजराइल आतंकी संगठन कहता है, जबकि हमास खुद को एक राष्ट्रवादी संगठन बताता है जो इजराइल के वजूद को कभी नहीं मानता है। अक्सर इजराइल यही आरोप लगाता है कि हमास ही उसके इलाकों में मिसाइलें दागता है। हमास का गठन 1987 में हुआ था और तभी से ये अलग अलग तरीक़ों से इजराइल को निशाना बनाने में जुटा हुआ है। फ़िलिस्तीन का एक और संगठन है जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है, वो है लिबरेशन ऑफ फ़िलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे PLO के नाम से जानते हैं, जिसे यासीर अराफात चलाते थे। ये संगठन भी राजनीतिक और अन्य तौर तरीक़ों से इजराइल का विरोध करता आता है। दुनिया में फ़िलिस्तीन को मान्यता मिले और दुनिया इजराइल के वजूद को नकार दे, राजनीतिक तौर पर इस संगठन की दुनिया से यही संपर्क साधने की कोशिश रहती है। और अंत में बात करें यरूशलेम की, तो तमाम राजनीतिक और सैन्य लड़ाई से इधर सबसे मुख्य मुद्दा जो इजराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष के बीच चर्चा में रहता है वो है यरूशलेम का मुद्दा। दोनों ही देश इस स्थान को अपनी राजधानी बताते हैं, लेकिन हाल ही में इन दिनों में अमेरिका समेत कई देशों ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी है। यरूशलेम की सबसे ख़ास बात यह है कि यह जगह यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लिए काफ़ी पवित्र है। यही कारण है कि तमाम हिंसा की घटनाओं के बाद भी दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। समुद्र के किनारे बसा ये शहर शानदार पत्थरों से बना है, जिसका हर हिस्सा अपनी एक अलग कहानी को दर्शाता है। ईसाई धर्म में यरूशलेम की मान्यता इसलिए ख़ास है क्योंकि पवित्र सेपुल्कर चर्च यहीं पर है। मान्यता भी इसलिए है क्योंकि ईसा मसीह को यहीं पर ही सूली पर चढ़ाया था, इसलिए ईसाई धर्म में इस स्थान का इतना महत्व है। वहीं अगर मुस्लिमों की बात करें तो उनके लिए यह जगह इसलिए पवित्र है क्योंकि यहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद है, साथ ही कुब्बतुल सकरा भी यहीं पर मौजूद है। मुस्लिमों की यह मान्यता है कि दुनिया में मुस्लिमों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान यही है। यहाँ पास में ही मौजूद एक शिला को लेकर उनकी मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत के लिए गए थे। वहीं यहूदियों की इस स्थान के पवित्रता की बात करें तो उनके लिए यह स्थान इसलिए ख़ास है क्योंकि यहाँ एक मंदिर की दीवार है। यहूदियों का मानना है कि उस दीवार के पीछे उनका पवित्र स्थान होली ऑफ होलीज़ है। और आज दुनिया भर में ये माना जाता है कि यहूदी दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, यरूशलेम की तरफ मुँह करके ही प्रार्थना करते हैं। अब हिंसा भड़की क्यों? रमज़ान के आखिरी शुक्रवार में हिंसा क्यों भड़की? तो इजरायली पुलिस ने यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को जुटने से रोकने के लिए
12 अप्रैल को बैरिकेड्स लगा दिए। रमज़ान के महीने में फ़िलिस्तीनी मुस्लिम यहाँ बड़ी संख्या में जुटते हैं। उसने कुछ दिनों बाद अल-अक़सा मस्जिद में नमाज के लिए लोगों की संख्या सीमित कर दी और हज़ारों की संख्या में आए फ़िलिस्तीनियों को वापस भेज दिया गया। इसके बाद से इजराइल और फ़िलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के बीच संघर्ष तेज़ हो गया। तनाव इतना अधिक था कि वहीं सीमित न होकर इजराइल से दूर बाकी देशों में भी दिख रहा है और इंटरनेट पर लोग बट गए हैं। कोई इजराइल के सपोर्ट में हैशटैग चला रहा है, कोई फ़िलिस्तीन की तरफ से अपील कर रहा है। मगर कुल मिलाकर देखें तो इस प्रकरण में सिवाय निराशा के और कुछ नहीं है। पिछले 10 वर्षों से दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता ठप है। फ़िलिस्तीनी लीडरशिप बटी हुई है। फ़िलिस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी और हमास के बीच दरार है। ऊपर से जब हमास हिंसा करता है तो आम फ़िलिस्तीनियों का पक्ष कमज़ोर होता है। नतीजा यह है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन फिर से युद्ध की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब सुरक्षा कर्मियों को भी इन हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। आज दुनिया के सारे बड़े देश, सारे बड़े नेता, सारे बड़े पॉलिटिशियन फ़िलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा लेके हर देश में आज इजराइल और फ़िलिस्तीन की बात हो रही है। कहते हैं कि अगर हालात यही रहे तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की भी आशंका हो सकती है।